31 मार्च 2017 दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर लोगों के कलेजे कांप उठे। वहाँ का जो मंजर था उसे देखकर लोग डर चुके थे। तो ऐसा वहाँ पर क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 31 मार्च 2017 नॉर्थ दिल्ली के एक करीम रोड इलाके पर सुबह के 8 बजे जब चहल पहल शुरू हुई, लोग अपने काम पर जाने लगे। उस टाइम पर वहाँ से गुजरने वालों की नज़र वहीं पर रोड पर एक फुटबॉल जैसी चीज़ पर पड़ती है और जब वो लोग उस फुटबॉल जैसी चीज़ के पास में जाकर देखते हैं तब उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वो कोई फुटबॉल नहीं बल्कि एक इंसान का सर था, जिसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उस सर को इतनी बुरी तरीके से उसके चेहरे को बिगाड़ा गया था ताकि उसको कोई पहचान ना सके। और अब उस सर को देखने के बाद सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उनमें से किसी ने फिर पुलिस के पास फ़ोन किया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद उस सर को अपने अंडर में ले लेती है और पुलिस ने उस सर को अपने फोरेंसिक लैब में भेज दिया और बाकी वो अपनी जाँच में लग गए थे कि ये सर किसका है और किसने इसको काट कर यहाँ पर रखा है। वो अब अपनी पूरी जान से उस केस को सॉल्व करने में लगे हुए थे और वो चाहते थे कि इस शरीर के मतलब कि उस गर्दन के नीचे का हिस्सा और उन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए ताकि वो ये पता लगा सके कि ये सर किसका है। और अब पुलिस वाले वहीं के आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें वो बाकी की बॉडी और मिल जाए कि तभी पुलिस वालों के पास एक और नंबर पर फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाले ने पुलिस वालों को एक जगह बताई जो कि पुलिस वालों को पहले जहां सर मिला था वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। और उस शख्स ने फ़ोन करके पुलिस वालों को ये बताया कि यहाँ पर एक बोरी रखी है जिसके अंदर से बहुत सारा खून बाहर निकल रहा है। ये सुनकर पुलिस वाले पूरी तरह से चौंक चुके थे। अब वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधे ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद पुलिस वालों ने उस बोरी को जब खोल कर देखा तब उनकी दोबारा से आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बोरी के अंदर धड़ से लेके उसके पेट तक का हिस्सा उस बोरी के अंदर ठूसा गया था। अब इस हिस्से को भी पुलिस वाले अपने अंडर में ले लेते हैं और फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले और जाँच करते हैं ताकि उन्हें और हिस्से भी मिल जाए। इसके बाद पुलिस वाले फिर दोबारा से अपना सर्च अभियान शुरू करते हैं और वहीं से 700-800 मीटर दूरी पर एक बोरी और पुलिस वालों को मिल जाती है। अब पुलिस ने जब इस बोरी को खोलकर देखा, इसके अंदर 2 पैर थे। उसी बॉडी के अब 2 पैर पुलिस वालों को मिल चुके थे। अब उनके पास सिर्फ कुछ और हिस्से ही ढूंढने बाकी थे, क्योंकि लगभग सारे हिस्से उस बॉडी के मिल चुके थे। अब पुलिस वाले ऐसे ही सर्च अभियान चलाए रखते हैं और घंटे 1.5 घंटे बाद वो एक बोरी और पुलिस वालों को मिलती है जिसके अंदर उस इंसान के दोनों हाथ और बाकी बॉडी के पार्ट वगैरह उसमें मौजूद थे। अब पुलिस वालों ने उस बॉडी के जितने भी हिस्से थे उन सबको इकट्ठा करके फोरेंसिक लैब में भेज दिया था। अब पुलिस इस केस को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले इस केस को सुलझाए तो तब गए जब उन्हें ये पता होगा कि ये बॉडी है किसकी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि उसका सर बिल्कुल बुरी तरह से कुचल दिया गया था ताकि उस लाश को कोई पहचान ही ना सके, और अगर कोई उस लाश को पहचानेगा ही नहीं तो उस लाश के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो लाश है किसकी और किसकी मौत हुई है और क्यों हुई है। और जितने भी पुलिस वालों को वो टुकड़े मिल रहे थे, मतलब कि वो बोरियां मिली थी पुलिस वालों को, वो 3 किलोमीटर के एरिया में मिली थी, मतलब कि 3 किलोमीटर के दायरे में वो सभी की सभी बोरियां फेंकी गई थी। अब पुलिस वाले उस लाश को फोरेंसिक लैब में इकट्ठा करके उसको जोड़कर देखने लगे कि उन्हें कुछ मिल जाता है या नहीं इस लाश से। उनको इस लाश से ही अब इस केस को सुलझाना था। जिसके बाद पुलिस वालों ने ध्यान दिया कि उस शख्स के हाथ पर एक नाम लिखा गया है जो कि ओम साई राम था। अब पुलिस वालों ने उसकी फ़ोटो खींच ली और वो उसको ढूंढने में लग जाते हैं कि ऐसा कौन शख्स है जिसके हाथ पर ओम साई राम लिखा होगा। वैसे तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे इंसान होंगे जिनके हाथों पर ये नाम लिखा होगा और उन्हीं के अंदर से अब एक शख्स ढूंढना है जो कि मर चुका है। अब उसके बारे में पुलिस वालों को ढूंढना था
और पुलिस वाले उस करीम रोड के इलाके के आसपास के जितने भी वहाँ पर सोसाइटी थी, जितने भी कॉलोनी थी, उनके अंदर ढूंढने लगे कि कोई 25 से 26 साल का लड़का जिसके हाथ पर ओम साईं राम लिखा हो वो मिसिंग है, तो उसके बारे में हमें बताएं। लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस वाले उससे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहीं के पास में एक संत नगर और बुराड़ी इलाका है। वहीं पर पुलिस वाले पूछताछ करते करते एक घर पर पहुंचे जो कि संत नगर में था। संत नगर में एक शख्स मिल जाता है जो इस इंसान के हाथ को पहचान लेता है, मतलब कि जिस पर ये ओम साईं राम लिखा था, ये टैटू को वो पहचान लेता है। क्योंकि पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते संत नगर में पहुंच गए थे। वहां पर किसी ने बताया कि एक नितिन नाम का लड़का है जिसके हाथ पर ये ओम साईं राम का टैटू बना हुआ है। जिसके बाद पुलिस वाले नितिन और के घर पर पहुंच गए और वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों ने उनके घर वालों से बात की। उसके घर वालों ने कोई भी मिसिंग की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। उनका कहना था कि नितिन कल ही गया था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटा है। अब एक दिन में तो कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाता, और यही सोचकर उन लोगों ने मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। और इसके बाद जो नितिन का छोटा भाई था उसने पहचान लिया था कि ये उसके भाई का हाथ है जिसके ऊपर ये ओम साईं राम का टैटू बना हुआ है। अब पुलिस वालों को ये तो पता चल गया था कि ये लाश किसकी है। अब पुलिस को सिर्फ कातिल को ढूंढना था, लेकिन कातिल बहुत ही ज़्यादा शातिर था। अब पुलिस वालों ने वहाँ पर उसके दोस्तों से, यानी कि नितिन के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी ने भी नितिन को कल से नहीं देखा था और ना ही वो लोग झूठ बोल रहे थे। अब पुलिस के समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। और इसी दौरान पुलिस वालों ने अपना दिमाग लड़ाया और जहाँ पर नितिन रहा करता उसके घर के आसपास के इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको खंगालना पुलिस वालों ने शुरू कर दिया। और एक सीसीटीवी फुटेज में नितिन दिख गया जो कि किसी के साथ बाइक पर बैठकर वहाँ से जा रहा था। लेकिन जो शख्स उसको अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था वो शख्स क्लियर नहीं दिखा। इसके बाद जो उसके भाई था, यानी कि नितिन का भाई था, पुलिस वालों ने उसको भी वो फुटेज दिखाई, लेकिन उसने पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद पुलिस वालों ने उस फुटेज को एक्सपर्ट को दिखाया। एक्सपर्ट ने जब उस फुटेज को क्लियर कर दिया, उसके बाद नितिन के भाई को दिखाई गई, तब उसने उस शख्स को पहचान लिया। उसने बताया कि ये नितिन का दोस्त है और इसका नाम हैप्पी है। इसके बाद पुलिस वाले नितिन के भाई से हैप्पी के घर का पता पूछते हैं और हैप्पी के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों ने उनके घर वालों से बात की, लेकिन उनके घर वालों ने बताया कि वो भी 24 घंटे से घर से गायब है। अब पुलिस वालों के मन में दो सवाल थे, या तो नितिन को मारने के बाद हैप्पी गायब हो गया, वो यहाँ से भाग चुका है, या फिर नितिन के साथ उसको भी किसी ने मार दिया है। अब ये दोनों सवाल पुलिस के दिमाग में खटक रहे थे, लेकिन इन दोनों सवालों का जवाब पुलिस को ही ढूंढना था। और इसके बाद पुलिस वाले हैप्पी के फ़ोन को ट्रेस पर डाल देते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि 31 मार्च के दिन, जिस दिन वो नितिन को अपने साथ लेकर गया था, वहाँ से जाने के बाद उसकी किसी के साथ फ़ोन पर बात हो रही थी और इन दोनों की लोकेशन साथ ही दिखा रहा था। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस शख्स के बारे में पता किया और उस शख्स का नाम पवन था। अब पुलिस वाले पवन के घर को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गई। पुलिस पवन के घर पर जाने के बाद उसके गेट को खटखटाती है। पवन जैसे ही बाहर निकलता है वो पुलिस वालों को देखकर घबरा जाता है। अब पुलिस वाले उसके घर के अंदर एंटर होते हैं और अंदर का जो माहौल था वो देखकर पुलिस वालों की चीखें निकल गई, क्योंकि अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। ना सिर्फ फर्श पे खून था, वहाँ पर चादर पर वहाँ पर बूचर नाइफ भी रखा गया था, जिससे मीट वगैरह काटते हैं वो वाले नाइफ वहाँ पर रखे गए थे, उन पे भी बहुत सारा खून लगा हुआ था। और तो और बेड बॉक्स, उसके अंदर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था। ये सब देखकर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा चौंक चुके थे। अब पुलिस वालों को ये पता चल चुका था कि हैप्पी ने और पवन ने मिलकर नितिन का कत्ल किया है और उसका कत्ल इसी रूम के अंदर किया गया है और उसको मारने के बाद इस बेड बॉक्स के अंदर डाला गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ खून फैला हुआ है। अब पुलिस ने पवन को वहाँ से उठा लिया और पवन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिसके बाद पुलिस वालों को उसने हैप्पी के बारे में बताया।
अब पुलिस वालों ने हैप्पी को भी उठा लिया था। अब इन दोनों को उठाने के बाद इनसे पूछताछ की गई और इनसे ये पूछा गया कि अपने ही दोस्त को मारने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था, जिसके बाद इन दोनों ने बताना शुरू किया। सबसे पहले तो इन्होंने पुलिस वालों को बताया कि 30 मार्च को हमने घर पर एक पार्टी रखी थी जिसके अंदर हमने नितिन को भी बुलाया था और घर पर नितिन को बुलाने के बाद उसी कमरे के अंदर हमने उसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवाई। ड्रिंक करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया। तब हमने तेज़धार हथियार से उसकी गर्दन काट दी, जिसके बाद वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। और जब वो मर गया उसके बाद हमने उसको उठाकर इस बेड बॉक्स के अंदर डाल दिया। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी हमें डर लग रहा था कि कहीं हम फंस ना जाए, जिसकी वजह से हमने उसे बाहर निकाला और उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। 4 टुकड़े करने के बाद हमने उसकी लाश के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग बोरियों में भरना शुरू कर दिया और एक एक बोरी को लेकर हम लोग बाहर जा रहे थे और उनको अलग अलग जगह पर फेंक रहे थे ताकि पुलिस वालों को पूरी बॉडी एक साथ ना मिल सके और इसके बारे में पुलिस वालों को पता ही ना चले कि ये बॉडी किसकी है। लेकिन अब पुलिस वालों को वो सारे के सारे पार्ट मिल चुके थे और वो पूरी बॉडी पुलिस वालों के सामने थी, इसलिए पुलिस वाले उन दोनों तक पहुंच पाए। अब पुलिस वालों ने उनसे ये पूछा कि तुमने नितिन का खून क्यों किया। तब उन्होंने जो कुछ बताया वो सुनकर पुलिस वाले थोड़ा चौंक तो गए थे। उन्हें ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगी। इसके बारे में आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताना कि ये तरीका सही था या गलत। इन्होंने बताया कि 2015 के अंदर जो नितिन था वो उनके भाइयों का दोस्त था, यानी कि पवन और हैप्पी के जो छोटे भाई थे उन दोनों के उन भाइयों का ये नितिन दोस्त था, ना कि इन दोनों का। इनके साथ तो इसकी बाद में दोस्ती हुई थी, लेकिन ये उनका ही दोस्त था, यानी कि हैप्पी के दोनों भाइयों का ये नितिन दोस्त था। और ये तीनों बहुत ही पक्के दोस्त थे और हमेशा इकट्ठा घुमा करते। और फिर ऐसे ही टाइम बीत रहा था और 15 अगस्त का टाइम आ गया। उस दिन छुट्टी का टाइम था और उस दिन छुट्टी होने की वजह से हैप्पी और पवन के दोनों भाई और वो नितिन, ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और ये तीनों यमुना पर जाकर नहाने का प्लान बनाते हैं और ये अपने घर से निकल भी जाते हैं और यमुना पर पहुंचकर ये तीनों वहीं पर नहाते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ पर एक तेज लहर आई जिसके अंदर पवन और हैप्पी के दोनों छोटे भाई उस लहर के अंदर डूब गए। लेकिन वो नितिन वहाँ पर कैसे ना कैसे करके बच गया। अब उन दोनों की मौत का जिम्मेदार पवन और हैप्पी ने नितिन को समझ लिया। हैप्पी और पवन का ये मानना था कि नितिन उनसे बड़ा था, 2-4 साल उसने लापरवाही की और उसकी वजह से उनके भाई मारे गए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक हादसा था, उन दोनों को इस बारे में समझ नहीं आ रहा था। उनका तो यही मानना था कि नितिन ने ही उनके भाइयों को मारा है और उस दिन से ही इन दोनों ने ठान लिया था कि ये दोनों अपने दोनों भाइयों की मौत का बदला नितिन से ज़रूर लेंगे। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे नितिन से दोस्ती करनी चाहिए और जैसे जैसे ये करीब आते गए और यही मकसद से उसके करीब आ रहे थे कि जब भी मौका मिलेगा हम नितिन को मार देंगे। और ये मौका 30 मार्च को मिला। उसको घर पर बुलाकर उसका विश्वास जीतकर उसको दारू पिलाकर उसका गला काट दिया। जब मैं ऐसी कहानी सुनता हूँ तब मेरा दोस्ती पर से विश्वास उठता चला जाता है। आप लोग भी इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। खैर, इसके बाद पुलिस वालों ने जब उन दोनों की पूरी बात सुन ली, फिर उन्होंने 2015 की वो फाइल निकाली जब उनके दोनों भाई नहर के अंदर उस यमुना के अंदर डूबकर मर गए थे। तब पुलिस वालों ने वो फाइल निकालने के बाद वहाँ पर यमुना पर उस टाइम पर जो लोग मौजूद थे उनसे भी जाकर पर्सनल इसके बारे में पूछताछ की। तब पुलिस वालों को पता चला कि उस दिन सच में यहाँ पर एक बहुत तेज़ लहर आई थी, लेकिन ये दोनों जो वहाँ पर बेल लगी हुई थी उससे आगे चले गए थे और जो नितिन था वो किनारे की तरफ था, जिसकी वजह से वो लहर तेज़ी से उन दोनों को अपने साथ बहा कर ले गई और नितिन की जान बच गई। लेकिन हैप्पी और पवन को कौन समझाए कि उनके भाइयों को मारने में नितिन का कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन उन्होंने तो यही मान लिया था कि नितिन ने ही उनके दोनों भाइयों की जान ली है। और फिर पुलिस वालों ने जब उन दोनों को इस बारे में बताया, यानी कि हैप्पी और पवन को इस बारे में बताया कि वो सच में एक हादसा था, वहाँ पर नितिन की कोई भी गलती नहीं थी, तब उन दोनों को वहाँ पर पछतावा भी हुआ
कि उन्होंने एक निर्दोष को मार दिया, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। जो चला गया उसको वापस तो ला नहीं सकते, और जिसकी वजह से इन दोनों की भी ज़िंदगी खराब हो गई। नितिन को तो इन्होंने मार ही दिया, लेकिन इन दोनों की भी अब ज़िंदगी खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब इनको जेल में जाना था। पुलिस वालों ने इनको ये भी समझाया कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा था तो तुम पहले जाकर इस बारे में जांच करवा सकते थे, इस बारे में तुम पूरी डिटेल निकालते कि तुम्हारे भाइयों के साथ वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन तुमने इस सच्चाई को बाहर निकालने की बजाय तुमने नितिन को ही मार दिया। लेकिन अब वो मर चुका था, जिसके बाद पुलिस वालों ने इन दोनों को अदालत में पेश किया और अदालत ने इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी, जिसके बाद ये आज भी अपनी जेल के अंदर सज़ा काट रहे हैं। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस के साथ।